साथियों, जय हिंद। अभी अभी सोशल मीडिया पे कुछ देख रहा था तो भाई अरबाल ने एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो में एक चैनल जो कि कल ही लॉन्च हुआ है, कई चैनलों से उसका मैंने सुबह ही बताया था कि एडवर्टाइजमेंट की है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस चैनल ने को सबसे पहली खबर जो मिली वो दुखद ही है। चलो, ये तो मालिक की मौज है, ऊपर वाले की कृपा है कि वो बाल बाल बच गया। खबर ये है कि भाई हमारे भाई कपिल का कार का एक्सीडेंट हुआ आज सुबह, और अच्छा हुआ कि कर्मों ने, या बोलते हैं ना हमारे राजस्थान में कि पुश्तैनी राबड़ी, यानी कि 7 पीढ़ी में ने किसी ने राबड़ी भी बांटी है ना, तो वो भी 7 पीढ़ी काम आती है। हमारे गोरेलाल जी बोल रहे हैं कि कपिल के ही कर्म, नहीं, कपिल के नहीं, कपिल के परिवार के, माँ बाप के, उसके दादा दादी के, उनके बच्चों के, सबके कर्म शामिल होते हैं गोरेलाल जी। और आपने अच्छी खबर दिखाई कि वो सुरक्षित है बच्चे, और कपिल भी सुरक्षित है। अब आप देख लो, अपने ऊपर ले लो कि चैनल की पहली खबर आपकी ये मनहूसी क्यों बनी, कपिल की क्यों बनी। मंथन आप लोग करो, मुझे नहीं करना है, करो आप लोग, क्योंकि आपको अपना कुछ बुरा लगता नहीं है। कोई कपड़ा पहन लोगे ना, मैंने अच्छा पहन लिया, अरे जब दुनिया जब तक नहीं बोलती भैया आपको ये कपड़ा सूट करता है, तब तक नहीं करता है। उस कार के अंदर मालिक का जरूर वो जीव बैठा होगा, जरूर वो मालिक का जीव बैठा कि नहीं अभी नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद का पूरा वीडियो आपका शर्म से भरा हुआ है। अरे ये 140 करोड़ की आबादी, हमारा ट्रैफिक, हमारी गाड़ियाँ, और अहो भाग्य है हमारे उस भाई का, उस परिवार का, उस माँ का, उस बीवी का, उन बच्चों का उसको कुछ हुआ नहीं है। और जिनका होता है तो हम क्या बिगाड़ लेते हैं, कितने दिन में एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन कम से कम उसका, उसकी भी जिम्मेवारी आपने जो कहाँ कहाँ डाल दी। बस आप एक नाम लेना भूल गए, अर्जुन सिंह राठौड़ का, यही तो भूले हो ना आप इस बीच में। बाकी तो सब कुछ आपने बोल ही दिया। अमान साहब से रिक्वेस्ट मत करो, डेलीगेट बना के जाके मिलो। साहब का संघर्ष कमेटी तरन तारण कहाँ की है, पंजाब की है। डेलीगेट बनाओ, जाओ मान साहब के पास में कि अच्छी तरह से जांच करो कि हमारी इस हस्ती को पीछे से ठोकर कैसे लगी, ठीक है ना। सुबह का टाइम होता है, धुंध होता है, सब कुछ होता है, नेचुरल क्लाइमेट का तो कोई दोष नहीं है। दोष जो कुछ है वो तो आपने पूरे आगे वीडियो में डाल ही दिया है। तो आपकी मानसिकता झलकती है कि आपने वीडियो क्या व्यूवर्स पाने के लिए बनाया या ये अपन दुखद खबर सुनाने के लिए बनाया है। शर्म करो यार। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंत में 2-3 स्लाइड डालूंगा, उसको गौर से देखें और अपनी ओआरओपी से जोड़ें और मंथन भी करें, क्योंकि ओआरओपी का मुद्दा तो धीरे धीरे गौण होता जा रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, साहब का भी कर रही है, बाकी लोग भी कर रहे हैं। अब तो दो दो पार्टियां आ गई चुनाव में। एक तो हमारे वीर सिंह चौहान साहब है, और एक परसों नरसों से ये बड़ा गजब का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि वीर पार्टी, पता नहीं कौन सी पार्टी है, जिनके बिहार से है, कहाँ से भाई साहब वो है, उन्होंने 543 वो भी खड़े कर रहे हैं अपना। 543 जवान वो खड़े करेंगे, 543 ही जवान किसान पार्टी करेगी। तो शासन तो अभी चाहे वो जीतेंगे तो भी फौजियों का ही होगा, और हम जीतेंगे तो ही फौजियों का। तो आप लोग ये सोच लीजिए कि अभी नहीं मिलेगी हमारी को, तो हमारी जो ये सत्ता आएगी तो इसमें हमारे को ओआरओपी मिल ही जाएगी। अब ओआरओपी की तरफ से आपसे बिल्कुल निश्चिंत हो के आप सो जाइए, कोई मतलब वो चिंता करने की बात नहीं है।
लेकिन फिर भी जब अगर हम बात करते हैं तो अपनी बात छोड़ के कभी हम उन बंदों की बात करते हैं जिन्होंने 3-3 4-4 लड़ाइयाँ लड़ी है, और वो बचे कितने हैं? रिजर्विस्ट कितने बचे हैं? जाता हूँ गांव के अंदर, रिजर्विस्ट बेचारे बूढ़े अभी जाड़े में हाथ सेकते हुए मिलते हैं कि क्या हमें भी कुछ होगा, हमारा भी कुछ होगा। अरे यार, उनकी कुर्बानी हमसे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। पहला मुद्दा उनका रखो, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं, और कम बच्चे हैं उनको भी मोदी जी न्याय दे दो। को बहुत कम बच्चे हैं उनको दे दो। दूसरा, जो जवान है, एनसीओज है, कम उम्र में चला गया है, वीरांगना माँ बहन है, या उनकी पेंशन पूरी दे दो। कम से कम वो अपने बच्चों को पाल लेगी, कर लेगी। उसका सहारा छिन गया, सब कुछ छिन गया, कुछ नहीं बचा। ये हमारे प्रायोरिटी के है। हमारी पेंशन प्रायोरिटी के लिए नहीं है, हमारे वो प्रायोरिटी के ऊपर है, ठीक है ना। अभी कोई ये हम क्यों नहीं अपने भविष्य की बात नहीं करते? तो अभी परसों लेटर निकला जैक ब्रांच से कि 30 अप्रैल तक जवान और जेसीओ अपडेट हो जाए, अपग्रेड कर लें, नहीं तो सब आउट। अफसरों की कोई बात नहीं करता है। जब थोड़ा बहुत सोशल मीडिया हंगामा निकला तो सीओ ने चिट्ठी जारी कर दी कि भाई अभी ब्रिगेड कमांडर ये करेगा, वो करेगा। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारा कोई नेशनल मीडिया अंदर जाके खबर नहीं लाता है। अंदर क्या हो रहा किसी को नहीं पता है। अंदर जो हम लोग भोग के आए हैं वो आज भी भोगेंगे, आने वाले सैकड़ों साल तक भोगेंगे। कुछ नहीं बदलने वाला इस देश के अंदर। कहाँ आप भूले हुए हैं? खैर, फिर भी कोई बात नहीं। मैं इसके साथ ही माननीय वीर बहादुर सिंह साहब को कहता हूं कि आप 2 दिन से एक चला रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कि 3 साल में ये जो बंदे 1 जुलाई 14 से लेके 6 जून 17 तक जो आए हैं, उनको है जो ऑन रिक्वेस्ट आए हैं, उनको है जो ORP मिलनी चाहिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन है जो 6 जून 2017 को ORP में शामिल किया गया था, जिसको आप कोर्ट में केस लेना चाहते हैं। अरे सब करना है तो ऐसा काम करो ना कि लड़ाई ये लड़ो कि एक जवान जब भर्ती होता है, जब वो अपनी शर्त क्या रखता है, 15 + 2 7 16 17 उसकी टर्म्स कंडीशन में नौकरी कर ली उसने। आपके वकील अच्छे हैं तो अपने आप करेंगे साहब। उसके बाद में आगे जो रैंक सर्विस है वो करते हैं हम। टर्म्स कंडीशन पूरा करने के बाद में अगर हमें रैंक मिली तो हम रैंक सर्विस करेंगे, रैंक नहीं मिली तो वो घर चले जाएंगे। लेकिन वहीं पे एक अधिकारी है, उसको अगर फर्दर रैंक नहीं मिलता है, उसकी टर्म्स कंडीशन 20 ईयर्स है पेंशन के लिए, उसके बाद में भी वो 54 से लेके 58 साल तक नौकरी कर सकता है, ठीक है ना। वो दोबारा स्टाफ कैप्टन में आया, कैसे भी आएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो अपनी 54 से 58 साल तक नौकरी करेगा। एयरफोर्स का 60 साल तक करेगा, नेवी का 56 साल तक करेगा। एयरफोर्स में 60 साल तक की है। अब इनको ORP मिल रही तो फिर हमारे को क्या मिलेगा, क्या जवान को मिलेगा? तो वो चीज़ें उठाओ साहब, कोर्ट में उठाओ। अभी आपको भी पता है कि हमारा ये TS फैक्टर बाद में आया, ठीक है ना, ACV फैक्टर बाद में आया। तो सीधी सी बात क्यों नहीं लेते हो कि भाई आज आपने हमारा पुराना छोड़ दो, पीछे रैंक मिली, बाद में TS नायक बना, उससे पहले ऑनररी नायक, ऑनररी वालदार बनते थे, ऑनररी नायकदार बनते थे, बाद में ACP लागू हुई, वालदार ACP वाला भी नायकदार में कन्वर्ट हो गया। तो ये मुद्दे वो मुद्दे हैं जिनको अगर ले जाना है तो साहब शौक से कोर्ट में लेके जाइए, और कोर्ट में ये बोलिए कि साहब मतलब जो ऑफिसर्स नौकरी नहीं करते हैं वो अपनी एक रैंक को पूरा पका के, या नहीं पकती है, वो VRS ले लेते हैं, वॉलेंटरली रिटायरमेंट ले लेते हैं, और जवान को इसमें ढकेल देते हैं कि आप लोगों ने जो प्रीमेचर चले गए। और प्रीमेचर में कहाँ चले गए? मैंने टर्म्स कंडीशन पूरी की, उसके बाद में मुझे नेक्स्टदारी मिली, 26 साल तक करनी थी, लेकिन मैं 24 साल तक कर पाया। 25 साल तक, साल पर में मेरी कोई ऐसी कंडीशन हो गई मैं नहीं कर पाया, तो मैं अपने घर चला आया।
तो आप जितनी मैंने की उतनी दे दो, ठीक है ना। अब आपको पता है कि टीएस नायक में चला गया है, और जो ऑनरी नायक वो सिपाही में आ गया। एसीपी हवलदार नेक्स्ट दौर में चला गया, ऑनरी हवलदार में रह गया। ये विसंगतियां हैं, ठीक है ना। अब करना है तो सब बोलो भी, जो और भी 3 आ रही है इसमें पीछे के गड़े मरते मत उखाड़ो। आज का हवलदार जो आज रिटायरमेंट जा रहा है, जो जिसकी पेंशन है उसके बराबर भाई हमारी हर एक की पेंशन ले लो, इतना कर लो। इसमें मत अभी ओआरओपी के बहाने हमारी 6 पेंशनें मत बनाओ एक रैंक की। हमने एक रैंक के लिए बोला था, न कि 3 4 रैंक की पेंशन बढ़ाने के लिए बोला था। तो इस 3 साल के लिए आप लोगों को कॉल कर रहे हो, ये 2 डॉक्यूमेंट दे दो और हम आपका कोर्ट केस लड़ लेंगे। अब इसमें कितने बंदे होंगे, और लड़ना है तो ये आप पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट के लिए ले लीजिए आप, ठीक है ना। अभी क्या डेफिनेशन है वीआरएस की और क्या है प्रीमेचर की। क्या एक जवान प्रीमेचर कभी हो सकता है, और वीआरएस कौन होता है। तो ये आप चैलेंज करिए कोर्ट के अंदर, कोर्ट का डिसीजन लीजिए, ताकि आने वाली पूरी पीढ़ी, हम रहे न रहे वीर बहादुर साहब, आपका नाम अमर हो जाएगा। मैं नहीं मना करता कि आप कोर्टों में मत जाइए साहब, जाइए। कोर्ट का डिसीजन आने वाली पीढ़ी के लिए फायदेमंद होता है। सरकारें आज आएगी दे देगी, कल सरकार आएगी बदल देगी, लेकिन कोर्ट का डिसीजन बदलने के लिए बहुत कुछ चाहिए। मैं गलत नहीं कह सकता हूँ, मैं आपको राइट ही बोलूँगा, आप अपनी लड़ाई लड़िए। लेकिन सर मेरा कहने का मतलब है कि आप जो सब्जेक्ट है उसको ब्रॉड कीजिए। छोटे छोटे सब्जेक्टों के अंदर छोटे छोटे पार्टीशन में केस डालने से कुछ हल नहीं होने वाला है। जैसे किसी एक ब्रॉड सब्जेक्ट में अगर 3 4 चीज़ें आ रही है तो उसको क्लबिंग करके आप केस को डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक ही हेडिंग के अंदर वो आ जाते हैं। तो इसलिए मैं इसके पीछे 2-3 क्लिप डाल रहा हूँ, आप देखिए। इसमें एक बहन की बड़ी दास्तान भी आई है कि उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, लेकिन आज 2,80,000 और समथिंग 81,000 समथिंग रुपये उसके विड्रॉ किए जा रहे हैं ओआरओपी 2 में, जबकि ओआरओपी 2 में मतलब बोला हुआ कि भाई ये प्रोटेक्टेड रहेगा। ऐसे मेरे पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं, कई लोगों के केस एफटी में ले गया हूँ और वो जीते हैं, उनको अपना पैसा भी मिला है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई ऐसे केस है तो आप कम से कम एफटी तक पहुँचिए, और बाकी अधिकारी लागू को ओआरओपी जब लागू नहीं है तो आप, मैं वीर बहादुर साहब को बोलूँगा सीधा यही सब्जेक्ट लेके क्यों नहीं जाते कोर्ट के अंदर चैलेंज करने के लिए कि इनको ओआरओपी लागू नहीं है, इनको आउट करो। जब तक ये आउट नहीं होंगे आपकी ओआरओपी आपको सही नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये एक एसबीआई का नोटिस है, एक हमारी विडोज बहन को, जुबेगा बानो, वाइफ ऑफ दौलत राम, ये कनेडियन में थे, और एसबीआई ने इनको नोटिस दिया है कि ओआरओपी 2 लागू होने के बाद में इनको है जो 2,82,132 रुपये एक्स्ट्रा चला गया है, जिसको कि विड्रॉ वापस किया जाएगा। तो आप सभी में से हिंदुस्तान में ऐसे कई लोग हैं, पहले भी मैंने एक और आरटी के अपने एयर डिफेंस के कैप्टन हुसैन साहब का केस भी बताया था कि उनकी भी रिकवरी, एक एनसीयू का भी रिकवरी, लेकिन उन केसों को लेकर हम एफटी में गए, और जिसमें उनके पे कमीशन का एक क्लाउज है कि जो ऑलरेडी जो फिक्स्ड हाई लेवल पे फिक्स्ड है तो उसको नीचे नहीं लाया जाएगा, ना उसको कम किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन बैंक में बैठे बाबुओं को पता नहीं है, और हम लोग अनजान तरीके से हाँ भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं और अपना स्वीकृति दे देते हैं, और हमारी किस्त कटनी शुरू हो जाती है। ऐसा मत कीजिए। आप एफटी के अंदर जाइए और इस केस को उठाइए। आपको आपकी जो हाई पेंशन है उसको प्रोटेक्टेबल है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये केस है जो मैं आपके सामने लाया हूँ। इसको देख के बाकी भी कोई भाई है तो वो कृपया
बैंक को अपना स्वीकृति ना दें कि भाई आप है जो मेरी किस्त काटनी शुरू कर दो, आप उस केस को लेके एफटी में जाइए और एफटी से 101% आपको जस्टिस मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद। अभी इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि ये आर्मी रूल 12 और आर्मी एक्ट सेक्शन 23। अब इसमें एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की बात आती है कि जिसके अंदर जहाँ तक एक जवान जेसीओ को चाहे रिमूवल किया गया हो, डिसमिसल किया गया हो या रिलीज़ किया गया हो, किसी भी कंडीशन में उसको है जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो भी विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, और उसकी लैंग्वेज में। ये ब्रीफ में लिखा हुआ है, आप आर्मी रूल 12 1954 में देख सकते हैं और आर्मी एक्ट सेक्शन 23 में देख सकते हैं। अब यहाँ पर इनका नोट दिया हुआ है और इसमें रेफरेंस भी दिया है कि इसमें आर्मी एक्ट सेक्शन 23 भी लागू है नोट में, लेकिन नोट 3 में कितना बड़ा अच्छा लिखा है, एन ऑफिसर नॉट बीइंग एन इनरोल्ड पर्सन इज नॉट फर्निश्ड विथ ए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि इनरोलमेंट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर भारतीय सेना का अधिकारी नहीं आता है। अब मैं बड़ी बात क्या बताऊं, हम लोग इन चीज़ों को लेके मुखर हो नहीं रहे हैं और वो हमारे को समझते हैं कि इनको कोई जानकारी है नहीं, और वो अपने, आज तक मैंने तो जितने आर्मी ऑर्डर पढ़े हैं सब के अंदर उन्होंने जोर ज़बरदस्ती से ठोक से हमसे ले लिया और हमारा हक मार दिया। इसलिए दोस्तों, ये कोई चीज़ें छोटी मोटी नहीं है, इनरोल्ड पर्सन नहीं है, एज दिया हुआ है, सर्विस कंडीशन दिया हुआ है। ये मैं क्यों दे रहा हूँ आज, क्योंकि अभी मैं बताना चाहता हूँ कि कोर्ट केसों में जा रहे हो, लेकिन कम से कम अपडेट तो होके जाओ, ठीक है ना, अपडेट होके जाओ।